जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इसका हमने अध्ययन किया था और इस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इसके बारे में कॉमन सी चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से इनको लिया गया है, मूल संविधान में कितने हमारे मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके वर्ग में मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि वर्ग कौन कौन से हैं, और वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपको उत्तर देना होगा। पूछ लेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, पूछ लेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्ग कौन सा है या ये किस आर्टिकल में, ठीक है। तो ऐसे करके आपके वहां से प्रश्न बन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपने पहले वाली इससे वीडियो को देख लिया होगा और आपने उस चीज़ों को याद भी कर लिया होगा, ठीक है। और मौलिक अधिकार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं अपितु हम इससे जानेंगे भी अपने बारे में कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको ये बहुत लाभ देगा आने वाले समय में, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा, जैसे मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और आर्टिकल 12 और 13 को मैंने बता दिया था कल की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हम अनुच्छेद 14 से कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और दूसरी बात है इसमें विधि का समान संरक्षण। दोनों चीजें अलग अलग है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इन दोनों चीजों को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग है और यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन बनता है अधिकतर, ठीक है। तो इन बातों का आप कंफ्यूजन दूर करेंगे कि विधि के समक्ष समानता क्या होती है और विधि का समान संरक्षण क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो हम देखेंगे कि जो विधि के समक्ष समानता है ये किस देश के संविधान में है, ये ब्रिटेन के संविधान में है। कहाँ पर है भाई, ब्रिटेन के संविधान में है। और जो विधि का समान संरक्षण है ये अमेरिका के संविधान में है, यूएसए के संविधान में। हाँ कि भाई यूएसए के ये संविधान में है। तो ये क्या कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, कानून के लिए सब समान है, कोई भी कानून के सामने छोटा बड़ा नहीं है। ये कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि होता है अर्थात कानून, ठीक है, कि कानून के लिए सब बराबर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो कानून होता है वो आंखों पर काली पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए और एक हाथ में तलवार लिए होता है। तो यानी कि आंखों पर पट्टी बांधने का मतलब क्या है कि उसे कुछ नहीं पता कि सामने चपड़ासी है, उसके राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। उसके लिए केवल एक आम नागरिक है, चाहे वो सामने चपरासी हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है। तो इसलिए आंख पर काली पट्टी है, कोई गलत करेगा, हाथ में तलवार है तो उसको काट देगा। ये मतलब है कानून का, अर्थात कानून के लिए सब क्या होंगे, बराबर होंगे, सब समान होंगे, ठीक है भाई। इस चीज को आप समझे होंगे विधि के समक्ष समानता को, ठीक है। यदि मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक कौन है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है, ठीक है, एक्स वाई से समझ लेंगे आप। तो जो एक्स नाम का व्यक्ति है ये बहुत कौन है, अमीर है, ठीक है, अमीर है। और वाई नाम का व्यक्ति कौन है, ये गरीब है। तो जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो वाई नाम के व्यक्ति के साथ क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि जो एक्स है इसके पास कार है, अपनी कार है, ये बेचारा साइकिल पे था व्यक्ति वाई नाम का। तो जो एक्स नाम का व्यक्ति है इसने वाई नाम के व्यक्ति की साइकिल में टक्कर मार दी कार से, ठीक है, तो उसका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो ये अमीर व्यक्ति था आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, ठीक है, यानी कि इसके पास इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पावर भी थी और पॉलिटिकल पावर भी थी, ठीक है, यानी कि राजनीतिक पावर भी थी और आर्थिक पावर भी थी इसके पास, वह एक्स के पास। तो उसने टक्का मार दी किसको, वाई को। अब वाई को चोट लग गई, वाई ने क्या किया, इसकी थाने में जाकर एफ आई आर दर्ज करा दी, ठीक है। तो जब एफ आई आर दर्ज करा दी है इसकी वाई ने, तो जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, एक्स को भी और वाई को भी, तो जब इन दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है, तो इनसे क्या देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब, ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति अमीर है ये गरीब है, इनको एक समान नजर से देखेंगे दोनों को, ठीक है। किससे देखेंगे, एक समान नजर से। ना ही तो ये व्यक्ति वहां गरीब होगा और ना ही ये अमीर होगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना भाई। क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, कानून के सामने सब बराबर होंगे। वहां पर इसकी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति नहीं देखी जाएगी एक्स की, ठीक है। वहां पर सही और गलत देखा जाएगा कि गलती किसकी थी और सही कौन था, ठीक है। तो ये मतलब है किसका, विधि के समक्ष समानता था, ठीक है, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति वर्ग से धर्म से कुछ भी बिलोंग करता वो नहीं होगा, सब बराबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं विधि का समान संरक्षण, ये कहां से लिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि हम तो विधि के समक्ष समानता को नहीं मानते, कि सबके लिए बराबर क्यों है। इन्होंने कहा जैसे कोई भारत में 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, ठीक है, एक 5 साल का है लड़का और एक 20 साल का लड़का है, तो क्या उनके लिए एक ही कानून होगा, क्या हमें बराबर होंगे दोनों। किसी ने कह दिया आर्टिकल 14 को पढ़कर कहकर कि विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सब बराबर है, लेकिन हम देखते हैं कि 5 साल के बच्चे का जो ट्रेन होती है उसमें टिकट आधा लगता है, 20 साल के लड़के का पूरा टिकट लगता है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देगा कि आप तो समानता का अधिकार देते हैं सबको, तो बताइए ये बच्चा है 5 साल का, इसका टिकट आधा है, मेरा टिकट पूरा है, तो अभी क्या किया जाए। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो यानी कि कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि असमान स्थिति में असमान न्याय भी करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इस वाले को न देखकर हम देखते हैं विधि का समान संरक्षण को, कि जो कानून होगा वो सबको समान संरक्षण देगा, छोटा बड़ा नहीं देखेगा किसी को भी, ठीक है। वो कैसे देगा, इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें कहा है विधि का समान संरक्षण, यानी कि इसमें एक बात कही गई है कि समान स्थिति में समान न्याय, असमान स्थिति में असमान न्याय, ठीक है। फिर समझेंगे एक एग्जांपल लेकर, एक एक्स नाम का व्यक्ति, एक वाई नाम का व्यक्ति। एक्स कौन था, अमीर था, और वाई कौन था, गरीब था, ठीक है। तो क्या किया, एक्स ने वाई के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, यानी कि इसके घर पर जाकर इसको मार दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब वाई तो गरीब व्यक्ति था बेचारा, ये अमीर था, ठीक है, गुंडे वगैरह लेकर गया उसके घर पर और इसने इसको मार दिया। तो जब मार दिया इसको, तो उसने संविधान पढ़ रखा था, इसको पता था आर्टिकल 14 में क्या है, विधि का समान संरक्षण है, ठीक है। तो उसने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी इसने थाने में। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जिस टाइम ये पेश होते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ, आपको किसी को सरकारी वकील की आवश्यकता है। तो जो एक्स नाम का व्यक्ति था ये तो अमीर था, इसने तो अपना प्राइवेट वकील कर लिया, अच्छा कोई हाई कोर्ट का, लेकिन वाई के पास तो वकील करने के पैसे नहीं थे। तो वाई ने क्या किया, वाई ने कहा कि जी हाँ मुझे सरकारी वकील चाहिए, मुझे सरकारी वकील प्रोवाइड कराइए आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ वाई के साथ अन्याय नहीं हुआ, दोनों क्या देखे गए, समान दृष्टि से देख के कानून ने इनका दोनों का समान संरक्षण किया, ठीक है। ना ही तो ये देखा कि एक्स अमीर है या वाई गरीब है, कि एक्स को वकील की आवश्यकता नहीं है। दोनों से पूछा गया कि बताओ तुम दोनों को सरकारी वकील की आवश्यकता है, तो वाई ने कह दिया कि हाँ जी मुझे आवश्यकता है वकील की, ठीक है। तो अब एक्स ये नहीं कह सकता कि आपने इसको क्यों प्रोवाइड करवाया सरकारी वकील, ठीक है, ये इस पर परसेंट चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 साफ शब्दों में कहता है कि विधि का समान संरक्षण, ठीक है, जो विधि है सबका समान संरक्षण करेगी, यानी कि
जो स्थिति होगी समान स्थिति में समान न्याय करेगी और असमान स्थिति में असमान न्याय। यहाँ स्थिति असमान थी दोनों की, तो असमान न्याय किया है। ठीक है, तो ये है हमारे संविधान की सुंदरता और इसकी विशेषता देखो। ठीक है ना भाई, तो ये है आर्टिकल 14। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ से अधिकतर पीसीएस में प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो कुएं होंगे पानी भरने के, वहां पर पानी सबको भरे लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति निम्न जाति का है तो उस जाति को से पानी नहीं भरने देगा, ऐसा नहीं होगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, या पार्क होते हैं, जो पब्लिक पार्क होते हैं, उसमें सब लोग आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15 साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि जाति किसी की उच्च है, कोई निम्न जाति का है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्थान यानी किसी व्यक्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, किसी को उत्तराखंड में हुआ है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्म के आधार पर हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है भाई, लिंग, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव काम में हो सकता है। किस में हो सकता है? ये पॉजिटिव वे में ये काम हो सकता है, भेदभाव लड़का और लड़की में। ठीक है, कैसे हो सकता है? जैसे हम देखते हैं बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात किए जाते हैं वो अधिकतर पुरुष ही किए जाते हैं, हमेशा महिला नहीं की जाती। तो भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव काम में किया जा सकता है, जो पॉजिटिव काम हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जाकर कह दे कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो आप लड़कियों क्यों नहीं भेजते हैं वहां पर बॉर्डर पे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्थिति में भेदभाव हो सकता है। ठीक है, कोई भारी काम नहीं करेगी स्त्री, ठीक है, तो उस आधार पर भेदभाव हो सकते हैं, काम पॉजिटिव है। ठीक है भाई, लिंग के आधार पर यह भेदभाव हो सकता है, बाकी इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये बताओ किस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। 3 ऑप्शन आप में से दे देगा, एक कोई और से दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? धम जलज, धम जलज। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, तो ये 5 आधार आप इससे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन क्या कह सकते हैं? अर्थात जो सरकारी नौकरी होती है उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा जो सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, सभी को क्या होगा? समान अवसर मिलेगा। लेकिन जाति, लिंग और स्थान, ठीक है, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर यहां पर बात आ जाती है किसकी? आरक्षण की। किसकी भाई? आरक्षण की। ठीक है, अब इस चीज को भी आपको समझना होगा। आरक्षण, जैसे ही आरक्षण का नाम आता है तो जिनको आरक्षण मिल रहा है वो तो कहते हैं कि मिलने दो, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा वो कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो। लेकिन इसकी रियलिटी को कोई नहीं जानना चाहता, इसकी सच्चाई को कोई नहीं जानना चाहता आरक्षण की, आरक्षण की सच्चाई क्या है। ठीक है, अब आप एक बात देखेंगे, हमारे देश में बहुत से निम्न वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है। ठीक है भाई, तो ये निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, दोनों। ठीक है, तो आरक्षण क्या कहता है कि जो ये उच्च वर्ग है ये तो अपनी उन्नति करते रहे, अपनी तरक्की करते रहे, लेकिन जो ये निम्न वर्ग है इनको पुश बैक करके इनके साथ मिला लिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। ठीक है, आरक्षण जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको नहीं रोकता, लेकिन बल्कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको पुश बैक करता है और कहता है कि समाज बराबर हो जाए, ये देश जो है भारत ये इक्वल हो जाए, कोई भी इसमें छोटा बड़ा न रहे, ये कहता है आरक्षण।
ठीक है, यानी कि जो निम्न जाति है उनको पुश बैक करके इनके लेवल में लाना, इनके बराबर में लाना। ठीक है, ये है आरक्षण। अगर आरक्षण गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही खत्म ना कर देता, क्योंकि आर्टिकल 13 तो कहता है यदि किसी के मूल अधिकारों को हानि पहुंचती है तो उस कानून को ही खत्म कर दो। तो आरक्षण को क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग है, जो जो निम्न वर्ग है उनको पुश बैक करता है, उनको जो आगे निकल चुके हैं समाज उनके बराबर लाने का काम करता है। कहता है कि जो लोग आगे निकल रहे हैं इनको तो आगे बढ़ने दो, इनको मत रोको, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं इनको इनके बराबर कर दो। ये कहता है आरक्षण। ठीक है, अब आरक्षण 3 आधार पर मिल सकता है। 3 आधार कौन कौन से हैं? जाति, याद रखना धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा। किस आधार पर मिलेगा? जाति के आधार पर मिलेगा। ठीक है, जाति के आधार पर जैसे एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिलता है। ठीक है भाई। लिंग के आधार पर, लिंग यानी कि लड़के और लड़की, ठीक है, यानी कि जो लड़की होगी उनकी मेरिट कम लगती है, देखते होंगे आप, और जो लड़के होते हैं उनकी मेरिट हाई लगती है। स्थान के आधार पर भी क्या मिल सकता है? आरक्षण मिल सकता है। जैसे आप देखते होंगे जो उड़ीसा में कालाहांडी है वहां पर भूखमरी है, जो पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे राज्य है जिस राज्य में भूखमरी है वहां पर छूट दी जाती है, यदि किसी की हाइट छोटी भी है तो उसको भी सेना में भर्ती कर लिया जाता है, उसको आरक्षण दे दिया जाता है कि जो पिछड़ा हुआ हमारा एरिया है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको भी सभी क्षेत्रों के बराबर कर लिया जाए। तो इन 3 स्थानों पर आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि सभी को समान अवसर होंगे सरकारी नौकरियों में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, कुछ भी हो व्यक्ति। ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरियों में सभी को समान आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 16 में। ठीक है भाई, चलो ये बात हुई, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जिसको हम कहते हैं छुआछूत का अंत करना। जैसे आप देखते होंगे पुराने टाइम में क्या होता था, जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत करते थे, उनको अछूत कहते थे लोग। ठीक है, उनके हाथ से मतलब पानी भी नहीं पीते थे वो लोग, उनको नीचे बैठाते थे। ठीक है, चारपाई पर खुद बैठते थे, उनको नीचे बैठाते थे, छुआछूत का अंत करते थे। अंत है यानी कि किसमें? आर्टिकल 17 में। ठीक है, कहता है कि जैसे पहले छुआछूत होती थी अब छुआछूत नहीं होगी, अस्पृश्यता नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है? सब लोग बराबर है। ठीक है, अब हम किसी को अछूत वगैरह नहीं मानेंगे, निम्न जाति उच्च जाति नहीं मानेंगे, सब लोग बराबर है, कोई निम्न जाति का नहीं है, कोई उच्च जाति का नहीं है। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। और इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं संविधान में, जैसे SC ST एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अस्पृश्यता को लेकर, यानी कि कोई निम्न जाति के लोगों को गाली वगैरह दे देता है, अछूत बोल देता है, तो उनके लिए कानून बनाया गया, उनके लिए प्रावधान भी किया गया है संविधान में। ठीक है भाई, तो ये था आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि कैसी? जैसी उपाधि थी सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, महाराज की उपाधि। ठीक है, जब अंग्रेज थे हमारे देश में तो क्या करते थे, वो बहुत चालाक थे, किसी भी व्यक्ति को उपाधि दे देते थे। किसी को सर की उपाधि दे दी तो जैसे ही भारतीयों को उपाधि मिल जाती थी तो खुश हो जाते थे हमें कि हमें तो सर की उपाधि मिल गई है, हमें तो किसी ने उपाधि दे दी है, हम तो अब और बड़े हो गए हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेज बहुत तेज थे, क्या करते थे, उपाधि दे दी कि व्यक्ति सोचे कि ये अंग्रेजों का क्या हो जाता था, फिर विश्वास पात्र आदि बन जाता था। ठीक है, जैसे क्लास है और क्लास में मास्टर जी ने किसी को मॉनिटर की उपाधि दे दी, तो जो मॉनिटर था वो किसका पक्ष लेगा? मास्टर जी का पक्ष लेगा, क्योंकि उसने उनको मॉनिटर बनाया है क्लास का। तो ऐसे ही हमारे देश के जो व्यक्ति थे उनको उपाधि मिल जाती थी तो अंग्रेजों के विश्वास पात्र आदि बन जाते थे कि हमें तो अंग्रेजों ने क्या दे दी है? उपाधि दे दी है, अब तो पता नहीं तुम कितने बड़े आदमी बन गए। ठीक है, तो कहा गया आर्टिकल 18 में कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए, क्योंकि उपाधि क्या थी? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ दिखाती थी और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाती थी। लेकिन आर्टिकल 18 बात करता है समानता की, उपाधियों का ही अंत कर दिया जाए।
ठीक है। तो उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया, जैसे किसी के पास नाइटहुड की उपाधि थी, महाराज की उपाधि थी और सर की उपाधि थी। कहा कि जितनी भी संविधान के लागू होने से पहले उपाधि थी उन सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में क्या रहने दिया, उपाधियों को रहने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है डॉक्टर तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कोई व्यक्ति प्रोफेसर है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं, तो क्या है उसकी उपाधि है। ठीक है, इनको खत्म नहीं किया गया है। सेना में भी हो सकता है, सेना में जैसे कोई व्यक्ति कर्नल है तो कर्नल लगा सकता है अपने नाम के आगे, ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, क्या लगा सकते हैं, ब्रिगेडियर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, कर्नल लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। लेकिन और किसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है। केवल शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है और वो भारत रत्न से सम्मानित है तो क्या भारत रत्न अपने आगे नेम के वो लगा सकता है, नहीं लगा सकता वो भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है तो फिर नाम के आगे लगा दे भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी या भारत रत्न कुछ और लगा दे। ठीक है, तो नहीं लगाएगा क्योंकि वो इस कानून का उल्लंघन करता है। केवल दो क्षेत्रों में लगा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को आज क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 क्या है। ठीक है, तो अब हम एक बात देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो किसकी बात करता है। वो कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि सबको समान की बात करता है, सब क्या है, समान है आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमसे, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे होंगे, सब समान होंगे। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि सबको समान अवसर की स्वतंत्रता है, सब क्या होंगे लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरी में सब व्यक्ति समान होंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि सब व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, छुआछूत समाप्त कर दी गई है। आर्टिकल 18 क्या है, इसमें भी उपाधियों का अंत किया गया है और कहा गया है कि सब व्यक्ति, यानी कि जो उपाधि है किसी व्यक्ति की तो वो दूसरे को नीचे दिखाती है और जिस व्यक्ति के पास अपने आप को ऊपर मानता है, उच्च मानते हैं उससे। ठीक है, तो उसको भी समाप्त किया गया, यानी कि सब इक्वल है, सब बराबर हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो ये वर्ग है संविधान का, समानता का वर्ग, ये 14 से 18 तक है और किसकी बात करता है, ये समानता की बात करते हैं, यानी कि सब क्या है, समान। ठीक है, तो क्या समझे हम यहाँ से कि ये किसकी बात करता है, 14 से 18 जो हम पढ़े हैं वर्ग, ये समानता की बात करता है। ठीक है भाई, तो उस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझे होंगे तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। मौलिक अधिकार क्वेश्चन भी बहुत अधिक यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको आज की जो क्लास है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर भी जरूर करिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं आप सभी को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी नियमित समय से प्राप्त होती रहे और वे भी हमारी वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके आगामी परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।